जय हिंद बच्चों। हम पढ़ रहे हैं क्षितिज गद्य खंड का पाठ 4 सांवले सपनों की याद। आइए आगे पढ़ते हैं। इसमें जाबिर हुसैन जी सालिम अली के बारे में बता रहे हैं कि अंतिम समय में जब वो 100 वर्ष के होने वाले थे उस समय कैंसर के कारण उनकी मृत्यु हो गई थी और उनके गले से दूरबीन तभी अंतिम समय में ही मृत्यु के बाद उतारी गई। कह रहे हैं उन जैसा बर्ड वॉचर शायद ही कोई हुआ हो। बर्ड वॉचर मतलब पक्षियों को देखने वाला, बर्ड को वॉचर मतलब वॉच करना मतलब देखना, ठीक है, तो पक्षी प्रेमी। लेकिन एकांत क्षणों में सालिम अली बिना दूरबीन के भी देखे गए हैं कि कुछ समय उनको बिना दूरबीन के भी देखा गया है। दूर क्षितिज तक फैली ज़मीन और झुके आसमान को छूने वाली उनकी नज़रों में कुछ वैसा ही जादू था जो प्रकृति को अपने घेरे में बांध लेता है, ठीक है ना। क्षितिज कहते हैं जहाँ पर आसमान और पृथ्वी मिलते हुए से दिखाई देते हैं, तो उसमें कह रहे हैं कि ज़मीन पर झुके हुए और आसमान को छूने वाली उनकी नज़र में कुछ वैसा ही जादू था जो प्रकृति को घेरे में बांध लेता था। सालिम अली उन लोगों में से थे जो प्रकृति के प्रभाव में आने की बजाय प्रकृति को अपने प्रभाव में लेने के कायल होते हैं। उनके लिए प्रकृति में हर तरफ एक हंसती खेलती रहस्य भरी दुनिया पसरी थी, ठीक है ना। प्रकृति के इतने प्रकृति से प्रेम था कि वो हर समय प्रकृति के पास ही रहते थे और बहुत नई नई खोजें करते रहते थे और प्रकृति प्रेमी थे कि प्रकृति को बचाने के लिए कि इस वातावरण को, हरी भरी दुनिया को, पेड़ों को, इन पक्षियों को, सबको बचाने के लिए वो हर समय कार्यरत रहते थे। यह दुनिया उन्होंने बड़ी मेहनत से अपने लिए गढ़ी थी, ठीक है ना, अपने लिए बनाई थी। गढ़ी थी मतलब अपने लिए बनाई थी। इसके गढ़ने में उनकी जीवन साथी तहमीना ने काफ़ी मदद पहुंचाई थी। तो इसको गढ़ने में मतलब इसको बनाने में उनकी जो पत्नी थी तहमीना, उन्होंने बहुत मदद की थी सालिम अली की। तहमीना कौन थी? तहमीना स्कूल के दिनों में उनकी सहपाठी रही थी कि मतलब स्कूल में साथ पढ़े हुए थे, दोनों साथ ही पढ़े थे और तो वो सहपाठी थी उनकी, साथ पढ़ने वाली, ठीक है। और फिर उनके बाद शादी हो गई थी उसके बाद उनकी, और उन्होंने अपने पति सालिम अली की बहुत मदद की थी। इसके बाद क्या हुआ? अपने लंबे रोमांचकारी जीवन में ढेर सारे अनुभवों के मालिक सालिम अली एक दिन केरल की स्लाइंट वैली को रेगिस्तानी हवा के झोंके से बचाने का अनुरोध लेकर चौधरी चरण सिंह से मिलने गए थे, ठीक है। चौधरी चरण सिंह थे उस समय पर प्रधानमंत्री, तो उनसे मिलने के लिए ये केरल में गए थे। वहाँ पर स्लाइंट वैली नाम से एक जगह है, वहाँ पर रेगिस्तानी हवाओं से कुछ नुकसान होने वाला था, ठीक है। रेगिस्तानी हवाएं जब चलती तो वहाँ प्रकृति को बहुत नुकसान होता, वहाँ जो रहने वाले पशु पक्षी हैं उनको नुकसान होता, प्रकृति को नुकसान होता, ठीक है, पेड़ पौधों को। तो वो अपना आग्रह लेकर के उनको पहले ही वैज्ञानिक थे तो उन्हें इस बात का पता चल गया था कि तूफ़ान आने वाला है और यहाँ तहस नहस हो जाएगा। तो वो जो उस समय के प्रधानमंत्री थे चौधरी चरण सिंह, उनके पास वो गए थे और उन्हें बताया था कि यहाँ पर तूफ़ान से नुकसान होने वाला है। तो वो प्रधानमंत्री थे चौधरी चरण सिंह, ठीक है। चौधरी साहब गाँव की मिट्टी पर पड़ने वाली पानी की पहली बूंद का असर जानने वाले नेता थे, क्योंकि अब सालिम अली की तरह ही चौधरी चरण सिंह भी मिट्टी से जुड़े हुए व्यक्ति थे और बूंद के एक भी बूंद जैसे ही पड़ती थी तो उसको बारे में उनको पता चल जाता था कि हाँ क्या होने वाला है। पर्यावरण का संभावित खतरों का जो चित्र सालिम अली ने उनके सामने रखा उससे उनकी आंखें नम कर दी थी, ठीक है। उसने उनकी आंखें नम कर दी थी, मतलब कि सालिम अली ने इतने मार्मिक ढंग से उन्हें बताया कि यहाँ पर नुकसान हो जाएगा, इन पक्षियों की रक्षा करिए, प्रकृति की रक्षा करिए। तो उससे जो
प्रधानमंत्री थे उनकी आंखों में भी आंसू आ गए थे। अश्रुपूर्ण मतलब नम होना, मतलब अश्रुपूर्ण मतलब आंसू आ जाना, ठीक है। अब ये संभावना थी कि वहाँ पर तूफान आएगा और नुकसान करेगा, तो मतलब वो इस बात से भी प्रधानमंत्री जी हैरान थे कि इतना पक्षी प्रेमी हो सकता है प्रकृति का, जो उसे पहले ही जानकारी है और मुझे बताने के लिए आया है कि आप यहाँ से इनके लिए सुरक्षा के लिए कोई इंतज़ाम करिए जिससे इन्हें नुकसान ना हो। तो उनकी इस बातों से सुनकर उनकी आंखें नम हो गई थी, ठीक है। आगे कह रहे हैं, आज सालिम अली नहीं हैं, चौधरी साहब भी नहीं हैं, कौन बचा है जो अब सोंधी माटी पर उगी फसलों के बीच एक नए भारत की नींव रखने का संकल्प लेगा, ठीक है ना। जाबिर हुसैन जी लिख रहे हैं और प्रश्न चिन्ह लगाया हुआ है कि अब सालिम अली भी नहीं रहे जो प्रकृति से इतना प्रेम करते थे, चौधरी चरण सिंह भी नहीं रहे, वो भी प्रकृति से जुड़े हुए ही व्यक्ति थे। तो अब कौन बचा है जो इस सौंधी मतलब जब बारिश की बूंद पड़ती है मिट्टी में तो बहुत भीनी भीनी खुशबू आती है, तो इस भीनी भीनी सौंधी मिट्टी की जो महक है फसलों के बीच, भारत है जो हमारा, उसको सुरक्षित रखने के लिए कौन तैयार रहेगा, प्रकृति की रक्षा के लिए कौन आगे आएगा, है ना, कि कौन नींव रखेगा, कौन बचा है जो अब हिमालय और लद्दाख की बर्फीली ज़मीनों पर जीने वाले पक्षियों की वकालत करेगा, ठीक है ना। ये फिर प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है। तो जाबिर हुसैन जी क्या कह रहे हैं कि अब कौन बचा है ऐसा जो हिमालय में जो पक्षी हैं, लद्दाख की बर्फीली ज़मीनों पर जो पक्षी हैं, उन पक्षियों की हिफाजत, उनकी सुरक्षा, उनकी रक्षा कौन करेगा, ठीक है। फिर क्या कह रहे हैं, सालिम अली ने अपनी आत्मकथा का नाम रखा था फॉल ऑफ स्पैरो। सालिम अली ने अपनी जो आत्मकथा लिखी है, ठीक है, आत्मकथा मतलब अपने जीवन के बारे में जो लिखा है उन्होंने, उसको किस नाम से, उस पुस्तक को क्या नाम दिया है, फॉल ऑफ ए स्पैरो। तो क्या हुआ था कि फॉल ऑफ ए स्पैरो के गौरैया, स्पैरो चिड़िया कौन सी है, गौरैया चिड़िया है, तो वो गौरैया गिर गई थी। फॉल मतलब गिरना, फॉल मतलब गिरना, ठीक है, फॉल ऑफ ए स्पैरो। तो वो गिर गई थी कैसे, कि मुझे याद आ गया, पहले इसमें एक कहानी है जो आत्मकथा, इसमें क्या है कि जब वो बचपन में सालिम अली अपने मामा के पास थे, तो मामा ने उन्हें एक गन, एयर गन होती है जो हवा में चलाते हैं, वो लेकर दी थी। सालिम अली जी के माता पिता की मृत्यु बचपन में ही हो गई थी, तो इनका पालन पोषण इनके मामा ने किया था, मामू ने किया था, तो ये मामा के पास ही रहते थे। और इनके मामा ने उन्हें एक एयर गन लेकर दी थी। तो वो खेलते खेलते एक दिन बगीचे में चिड़िया बैठी थी, स्पैरो, गौरैया पेड़ पर, और इन्होंने एयर गन से उसको मारा और वो घायल होकर ज़मीन पर गिरी और तड़पने लगी, ठीक है ना। तो उसको देखकर फिर इनके मन में पक्षियों के लिए प्रेम जागृत हुआ कि मैंने बहुत गलत काम किया, मैंने स्पैरो गौरैया को मारा। तो फिर उसके बाद बहुत दुखी हुए ये, ठीक है, दुखी हुए, और तब से बचपन में जब इन्होंने गौरैया को मारा था, उसके बाद से इन पक्षियों के प्रति इनके मन में प्रेम जागृत हुआ था और फिर ये नई नई खोजों के लिए निकल पड़े थे। और इनके मामा ने इनकी मदद की थी, और ये मुंबई में जाकर इन्होंने एक, वहाँ पर म्यूज़ियम है, वहाँ पर जाकर इन्होंने जानकारियाँ एकत्रित की थी, और उससे फिर इनकी और इच्छा बढ़ती गई और ये आगे पक्षियों के बारे में जानकारी एकत्रित करने में लग गए, ठीक है। तो मुझे याद आ गया, D.H. लॉरेंस की मौत के बाद लोगों ने उनकी पत्नी फ्रीडा लॉरेंस से अनुरोध किया कि वो अपने पति के बारे में कुछ लिखें। तो इसमें ये D.H. लॉरेंस जो हैं, डेविड हर्बर्ट लॉरेंस, ये कौन है, अंग्रेजी के प्रसिद्ध उपन्यासकार हैं। तो ये भी पक्षी प्रेमी थे। भारत में हमारे सालिम अली थे सबसे ज़्यादा पक्षियों के प्रेमी, इसी तरह से विदेश में अंग्रेजी उपन्यासकार ये लॉरेंस हैं, D.H. लॉरेंस, डेविड हर्बर्ट लॉरेंस, ये भी पक्षी प्रेमी थे। पक्षियों के लिए ये जानकारियाँ एकत्रित करते थे और उसे लिखते थे।
तो उसमें कह रहे हैं कि मुझे याद है, जाबिर हुसैन जी कह रहे हैं कि मुझे याद है कि जब जो लॉरेंस की पत्नी है, लॉरेंस की मृत्यु के बाद जब फ्रीडा जो लॉरेंस है उनसे पूछा गया कि अपने पति के बारे में कुछ बताओ, तो क्या क्या हुआ था कि फ्रीडा चाहती तो ढेर सारी बातें लॉरेंस के बारे में लिख सकती थी, लेकिन उसने कहा मेरे लिए लॉरेंस के बारे में कुछ लिखना असंभव सा है। ठीक है ना, कि फ्रीडा जैसे ये मित्र थे, सालिम अली के मित्र थे जाबिर हुसैन, उनकी मृत्यु के बाद अब ये पाठ को लिख रहे हैं। इसी तरह से जो ये उपन्यासकार हैं D.H. लॉरेंस, इनकी पत्नी इनके साथ हर समय रहती थी, तो इनकी पत्नी चाहती तो वो भी अपने पति के बारे में लिख सकती थी, लेकिन क्या कह रही हैं फ्रीडा कि मैं नहीं लिख पाई, मेरे लिए उनके लिए लिखना असंभव है। मुझे महसूस होता है कि छत पर बैठने वाली गोरैया लॉरेंस के बारे में ढेर सारी बातें जानती है, मुझसे भी ज़्यादा जानती है, कि वो जो उनके पति थे वो छत पर बैठे रहते थे और छत पर एक गोरैया चिड़िया आती थी और वो उससे बातें करते थे, तो वो चिड़िया भी बिल्कुल वैसी ही प्रतिक्रिया देती थी जैसे कि एक इंसान बातें करता है। तो फ्रीडा कह रही हैं कि जो वो छत पर बैठ आकर गोरैया बैठती थी उसको लॉरेंस के बारे में ज़्यादा जानकारी होगी, क्योंकि वो ज़्यादा उनके नज़दीक रहती थी, तो वो मतलब अगर वो इंसान होती गोरैया तो वो लॉरेंस के बारे में ज़्यादा लिख सकती थी। ठीक है ना, तो यहाँ पर वो उनकी पत्नी जो फ्रीडा लॉरेंस है वो ये बात कह रही हैं। ठीक है, वो सचमुच इतना खुला खुला और सादा दिल आदमी था, मुमकिन है लॉरेंस मेरी रगों में, मेरी हड्डियों में समाया हो, लेकिन मेरे लिए कितना कठिन है उसके बारे में अपने अनुभवों को शब्द का जामा पहनाना। ठीक है ना, तो कह रही हैं कि मतलब भले ही मैं उनसे बहुत प्रेम करती थी और मेरी रगों में बसे हैं, ठीक है, बहुत सादा दिल आदमी थे, लेकिन क्या है कि मैं उनके बारे में जो महसूस करती हूँ वो लिख नहीं सकती हूँ। ठीक है, शब्दों का जामा नहीं पहना सकती हूँ, जामा पहनाना कि शब्दों में उसको पिरोना नहीं पिरो सकती हूँ। फ्रीडा कह रही हैं, फ्रीडा लॉरेंस कह रही हैं, मुझे यकीन है मेरी छत पर बैठी गोरैया उनके बारे में और हम दोनों के बारे में मुझसे ज़्यादा जानकारी रखती है। ठीक है, तो कितनी मतलब विचित्र बात है कि जो एक पक्षी, एक चिड़िया है गोरैया, उससे वो इतनी बातें करते थे कि पत्नी कह रही है कि मुझसे भी ज़्यादा समय उसके साथ बिताते थे, तो मैं उनके बारे में नहीं लिख सकती हूँ कि वो गोरैया अगर इंसान होती तो वो ज़्यादा अच्छी तरह से वो लॉरेंस के बारे में लिख पाती। ठीक है, फिर आगे कह रहे हैं, जटिल प्राणियों के लिए सालिम अली हमेशा एक पहेली बने रहे हैं। बचपन के दिनों में उनकी एयरगन से घायल होकर गिरने वाली नीलकंठ की वह गोरैया सारी ज़िंदगी उन्हें खोज के नए नए रास्तों की तरफ ले जाती रही। ठीक है ना, ये मैंने अभी बताया कि वो जो गोरैया नीले कंठ वाली, नीले गले वाली घायल हो गई थी उनके एयरगन से, उनकी हवा में चलाने वाली जो बंदूक थी उससे घायल हो गई थी, तो वो उन क्या बनी रही कि सारी ज़िंदगी उनके लिए नई नई खोज की तरफ उनको ले जाती रही। ज़िंदगी की ऊंचाइयों में उनका विश्वास एक क्षण के लिए भी नहीं डिगा। ठीक है, एक क्षण के लिए भी इधर उधर नहीं हुआ, वो लॉरेंस की तरह नैसर्गिक ज़िंदगी का प्रतिरूप बने रहे थे। ठीक है ना, प्रकृति प्रेमी थे, लॉरेंस की तरह ही चिड़ियाओं की, पक्षियों की जानकारी एकत्रित करते थे। सालिम अली प्रकृति की दुनिया में एक टापू बनने की बजाय अतः सागर बनकर उभरे थे। टापू क्या है, वो चार टापू बोलते हैं जो पानी से घिरी हुई बीच में जगह होती है, तो बस वो उतनी छोटी सी ही जगह है, लेकिन वो टापू बनने की बजाय क्या अतः सागर बनना चाहते थे कि वो सागर जो है कितनी दूर दूर तक फैला हुआ है, तो उसकी तरह वो बनकर उभरे थे। जो लोग उनके भ्रमणशील स्वभाव और उनकी यायावरी से परिचित हैं, ठीक है, यायावरी मतलब घूमने की, जो घूमते थे उसको लोग जिन्होंने देखा है, भ्रमणशील जो घूमना, यायावरी जो भी घुमक्कड़ी को ही बोलते हैं, उन्हें महसूस होता है कि वो आज भी पक्षियों के सुराग में ही निकले हैं।
और बस अभी गले में दूरबीन लटकाए अपने खोजपूर्ण नतीजों के साथ लौट आएंगे। ठीक है ना, कि मतलब जिन लोगों ने उन्हें देखा है सालिम अली को, तो वो उन्हें ये लगता है कि वो पक्षियों की खोज में निकले हैं और अभी कुछ समय बाद ये लौट आएंगे अपने गले में दूरबीन लटकाए। जब तक वो नहीं लौटते क्या उन्हें गया हुआ मान लिया जाए? मेरी आंखें नम हैं सालिम अली, तुम लौटोगे ना? ठीक है, तो इसमें कि जाबिर हुसैन जी की आंखों में आंसू आ रहे हैं अपने मित्र को याद करते हुए, और उन्हें लग रहा है कि जिस तरह से वो पक्षियों की खोज में चले जाते थे दूरबीन लेकर और फिर लौट आते थे, तो अब जो अंतिम यात्रा जा रही है उनकी, तो उसमें वो कह रहे हैं कि अब फिर मतलब हमें महसूस हो रहा है कि आप फिर दूरबीन गले में लटकाए वापस आ जाओगे। तो वो कह रहे हैं कि मेरी आंखों में आंसू हैं, और वो पूछ रहे हैं उनसे कि सालिम अली क्या तुम अब फिर लौट आओगे? लेकिन ऐसा संभव नहीं है क्योंकि उनकी मृत्यु हो चुकी है। तो बहुत ही मार्मिक चित्र इन्होंने प्रस्तुत किया है जाबिर हुसैन जी ने। आशा करती हूँ ये पाठ आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।